जिनको हजारों सालों से मुख्य धारा से रोकने का काम उन लोगों ने किया। अभी आपने सुना होगा मोहन भागवत जी ने स्वयं कहा कि हम खास करके दलित पिछड़े समाज के 2000 साल से उनको पशु समान समझते रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग से गलती हुआ कि मोदी जी को उन्होंने वोट दिया कि ये आपके अपने नहीं है, ये आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ आपके वोट लेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आपके बेटा का तरक्की हो। मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी आपने जो वादा किया 2 करोड़ हर साल में नौकरी देंगे, वो नौकरी कहाँ गया? पढ़ते सरकार बना ली, उसमें भी हमारे लोगों का ही योगदान है। अगर नीतीश कुमार जी वहाँ नहीं जाते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रखता है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं, बिजली सड़क नहीं है। आपने वादा किया था कि विदेश में से काला धन ला के हर किसी के खाता में देंगे, वो कहाँ गया? गाँव गाँव में लोग ये मानने लगे कि ये वोट छोड़ को हमको गद्दी से उतारना है। को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चले गए और वहां पे जाके मजदूरी मैंने किया। महज 30 रुपया रोज, 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी कर रहा था। और मैं नौकरी करते करते मेहनत के दम पर, माता पिता के आशीर्वाद के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। पहले की जिंदगी तो संघर्ष भरा रहा। 30 रुपया कमाना है, उसी में रहना है, खाना पीना है और कुछ बचत भी करना है। लेकिन उसके बाद मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। हम संघर्ष के बदौलत अपने कामयाबी को हासिल हमने किया। एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, करोड़ों रुपया महीना कमा रहा था। लेकिन मैंने गांव के कुछ समाज के लोगों ने हमें समाज से जुड़ने का मौका दिया और मैंने देखा, एहसास किया कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रखता है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, बिजली सड़क नहीं है। और फिर मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों के अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ते रहा और लगातार पिछले 11-12 सालों से घर परिवार को छोड़कर मैं आपके बीच में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि सन्नत मल्ला, मुकेश सहनी सिर्फ जात की राजनीति करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि आपके नजरिया से वो जात हो सकता है, लेकिन मेरे नजरिया से वो हमारा परिवार है। तो मैं अपने परिवार के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं और मैं अपने परिवार के लिए काम करते रहूंगा। मैं बॉम्बे में भी था तो अपने परिवार के लिए काम कर रहा था। आज बिहार में गरीब, पिछड़ा, दलित सभी को मैं अपना परिवार मानता हूं, जिनको हजारों सालों से मुख्य धारा से रोकने का काम उन लोगों ने किया। अभी आपने सुना होगा मोहन भागवत जी ने स्वयं कहा कि हम खास करके दलित पिछड़े समाज के 2000 साल से उनको पशु समान समझते रहे हैं। अब जरूरी है कि हम उनको इज्जत दें। ये उनका सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट रहा, लेकिन हम उस स्टेटमेंट को मानते हैं कि उन्होंने सच्चाई उन्होंने कबूला तो सही कि 2000 साल से लगातार हम लोगों को पशु से भी बदतर हमारी जिंदगी हमको दे के रखा था उन्होंने। इसलिए साथियों, आज मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं। आज हम लोगों को मजबूती से, आप सब समझदार लोग हैं, इसलिए आज इस सभागार में आपका और हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ता है। अगर वो कल्पना कीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर वो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, या हमारे पूर्वज, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे पीपी मंडल जी हो, अगर इन लोगों ने अगर संघर्ष नहीं करते तो आज आप और हम इस सभागार में इस तरीके से बात नहीं करते। तो निश्चित तौर पे आपके पूर्वज ने कुछ आपके लिए कुछ तो अच्छा किया, इसके कारण आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी वो अगर आपके जैसे अगर सर उठा के जिए, आपसे बेहतर जिंदगी जिए, तो आपको और हमको अभी मेहनत करना पड़ेगा। आज देखिए उत्तर प्रदेश में वहां के सरकार ने एक आदेश लाया है कि जाति आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, जाति बैठक नहीं कर सकते हैं, जाति रैली नहीं कर सकते हैं, जात की बात नहीं कर सकते। आप बताइए, अगर आज इस हिंदुस्तान में अगर कोई समाज अगर डेवलप हुआ है, कोई समाज अगर आगे बढ़ा है, तो निश्चित तौर पे पहले वो आपस में
क्लस्टर एक क्लस्टर में आए, आपस में मजबूत हुए हैं, उसके बाद वो समाज आगे बढ़ा है। आज अगर कल्पना कीजिए, अगर बिहार में भी अगर नीतीश कुमार जी के तरफ से अगर ये होता कि जाति सम्मेलन नहीं करना है, तो क्या आज सनत मोल्ला का कोई वजूद होता? नहीं होता। आज हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो हमें आजादी मिली, उस आजादी के दम पर ही बिहार में हमने संघर्ष किया, हमने लड़ाई लड़ा, हमने संविधान में जो हमको ताकत मिला कि इस देश के पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, अब इस देश में रानी के पेट से बच्चा जन्म लिया हुआ इस देश का राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। और आपको और हमको वोट गिराने का अधिकार मिला, और हम लोगों ने नहीं समझने के कारण अपने वोट को हमेशा बेचने का काम किया। और जो समाज अपने वोट का वैल्यू को समझा, वोट को ताकत को समझा, वो निश्चित तौर पे वो समाज में भी बदलाव लाया और इस देश में भी बदलाव लाने का काम किया। साथियों, वही रास्ते पे चलकर हमने 2014, 2015 में हमने एक उम्मीद रखा, एक आपने आपके बीच से निकल के कि एक पिछड़ा का बेटा आया, अच्छे दिन लाएंगे। और इस सभागार में बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छे दिन का इंतजार करने लगे होंगे, और शायद अच्छे दिन के नाम पे आपने वोट भी गिराया होगा। मैं स्वयं भी गिराया हूं, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग अच्छे दिन का इंतजार में, क्योंकि वो भी आप ही के लोग थे, लेकिन आपको उनको पहचानने में भूल हो गया कि भले वो आपके ही लोग हैं, लेकिन वो है किस जगह खड़े, उनको आपने अंदाज नहीं किया। मैं तो खैर अंदाज इसलिए नहीं कर पाया कि उस समय में तो राजनीति का ABCD हमको नहीं पता था। उस समय में भी सांसद सिर्फ हम सुने थे, हम विधायक सुने थे, राज्यसभा सांसद क्या होता है, MLC क्या होता है, मुझे नहीं पता। मुझे पहली बार मुझे पता चला कि हम अति पिछड़ा हैं 2012 में, क्योंकि हम जब बिहार में बचपन से ही 99 में हम जब बॉम्बे चले गए, तो हमें ये सब चीज से हम थोड़ा दूर निकल गए। जब हम 2012 में बिहार आए तो हमें पता चला कि हम अति पिछड़ा है। हमको तो सिर्फ इतना पता था कि हम मल्ला है, सानी लिखते हैं। तो साथियों, तो हमसे ये गलती हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग से गलती हुआ कि मोदी जी को उन्होंने वोट दिया, और फिर हमने एक बार देने के बाद, दूसरी बार देने के बाद मैंने उसको पहचान लिया कि ये आपके अपने नहीं हैं, ये आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ आपके वोट लेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आपके बेटा का तरक्की हो। ये तो हमेशा चाहेंगे कि आज आपके पूर्वज गुलाम थे, इनके खेतों में मजदूरी करते रहे, और आज भी आप इनका गुलाम बने रहिए, और आपके आने वाला पीढ़ी भी इनके खेत में काम यूं ही करते रहे और वो गुलाम बने रहे। वो तरह तरह के ऐसे चीज लाएंगे, योजना लाएंगे, जिससे आपको गुमराह करेंगे। आज बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के लोग जागरूक हुए हैं। मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी, आपने जो वादा किया 2 करोड़ हर साल में नौकरी देंगे, वो नौकरी कहाँ गया? आपने वादा किया था कि विदेश में से काला धन ला के हर किसी के खाता में देंगे, वो कहाँ गया? जब सवाल करने लगा, लोग जागरूक होने लगे, तो आज मोदी जी 238 पे आके अटक गए। गिरते पड़ते सरकार बना लिए, उसमें भी हमारे लोगों का ही योगदान है। अगर नीतीश कुमार जी वहां नहीं जाते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो इसलिए साथियों, उसको इस बार भी हमारे लोगों ने ही बनाया। अभी बिहार में भी एक परिवर्तन का लहर है। गांव-गांव में लोग ये मानने लगे कि ये वोट चोर को हमको गद्दी से उतारना है, और बिहार में एक माहौल बनने लगा कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन का योजना, महागठबंधन का संकल्प पत्र किस तरीके से कॉपी कर रहे हैं। आज रात 8 बजे से पहले या 12 बजे से पहले हमारे पूरे बिहार में खासकर गरीब, पिछड़ा, दलित के परिवार में माता बहन के खाते में 10,000 रुपया मोदी जी और नीतीश कुमार जी भेजने वाले हैं। वो संख्या 75 लाख है। उनको पता है कि अगर 7,500 करोड़ रुपया अगर गरीब पिछड़े में बांट देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बन जाएंगे, और 5 साल तक फिर से वो बिहार को लूटते रहेंगे। जैसे दीमक जो लग जाते हैं तो कैसे खोखला करते रहे, उसी तरीके से आपको खोखला करने के लिए लगे रहेंगे साथियों। तो इस जगह पे आपको और हमको
डबल ड्यूटी बन चुका है, डबल दायित्व है कि आज गांव गांव में जाकर लोगों को समझाना है। जिस तरीके से अपने लोगों को आपने समझाया कि अपने वोट के लिए दारू का नहीं लेना है, आपने समझाया कि वोट के बदले में पैसा नहीं लेना है, हम अपने वोट से अपने लोगों को राजा बनाना है। आज समाज जागरूक हो गया, तो आज आपको लोभ देने के लिए आज खड़े हैं। कई ऐसे राज्य में देखने के लिए मिला है कि तत्काल लाभ देकर वो सत्ते में आए। महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा, लाडली बहन का योजना लाकर वो सत्ता में सरकार में आए हैं, और जहां वो गुमराह करके आपको आ सकते वहां तो आ ही रहे हैं, और जहां नहीं आ सकते वहां पे, जहां पे आपका वोट नहीं बिकता वहां पे वो वोट विधायक को ही खरीद कर वो सरकार में आ जा रहे हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, अब का समय बहुत बड़ा है साथियों, चुनौती बड़ा है। शायद आज से 15-20 साल 25 साल पहले ये देश में राजनीति जो है वो बाजारीकरण नहीं हुआ था, लेकिन अब देश में राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। आज आप एहसास करते होंगे कि आज एक वार्ड चुनाव लड़ने के लिए भी आज वार्ड में खर्चा जो है 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए तक खर्चा पहुंचा दिया गया है। आप कल्पना कीजिए कि आप कैसे वहां पे लड़ाई लड़ सकते हैं जहां पे वार्ड में 10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ रहे। आप कैसे उस पंचायत में चुनाव जीत सकते हैं जिस पंचायत में चुनाव जीतने के लिए 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़े, तो आप कैसे उस पंचायत को जीत सकते हैं। आज विधानसभा में आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं जब विधानसभा का चुनाव में अगर 5 करोड़ रुपया अगर खर्चा करना पड़े, 10 करोड़ रुपया अगर खर्चा करना पड़े, तो आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं और कैसे अपने भाई को आज आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और जब आपका मुख्यमंत्री बनेगा तो आपका अधिकार प्राप्त होगा। तो इसलिए साथियों, आज एक विधायक का सैलरी क्या है? 50,000 60,000 70,000 लाख रुपया। अगर 5 साल अगर वो काम करेंगे तो कितना, अगर 1 लाख रुपया महीना भी अगर उनका तनख्वाह है तो 5 साल में 60 लाख रुपया होगा। और आज देखिए करोड़ों रुपया चुनाव में खर्चा हो रहा है। इसलिए वो खर्चा करवा रहे हैं क्योंकि वहां पे जब पैसे की बारी आए तो आप वहां पे नहीं रहेंगे। इसलिए साथियों, आपके पास संसाधन का अभाव है और मजबूती से आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि संसाधन जिसके पास होगा वही राज करेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके लिए हमारे लिए वो काम करके गए कि आप अपने वोट के अधिकार पर आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं, टॉप पे भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ जरूरी है कि अपने वोटर को समझाने की आवश्यकता है। अपने वोटर को समझाना है कि आपको गुमराह नहीं होना है। आप अगर 10,000 रुपया दिया है तो वो मेहरबानी नहीं किया, ये 10,000 रुपया का मालिक आप ही हैं। आज जो भी सरकार में हो या भारत सरकार में हो, अगर 5 किलो चावल अगर दे रहे हैं तो आपके ऊपर हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। इस देश के मालिक आप हैं और इस देश के संपत्ति का मालिक आप हैं। इस 5 किलो चावल पे भी आपका अधिकार है। इस देश चलाने का उनके पास दायित्व दिया गया, उनका फर्ज और कर्म है कि आपको हर तरह का सुविधा दे। लेकिन आज वो लोग पूरा भजाएंगे कि हमने 10,000 रुपया दे दिया। उनसे सवाल कीजिएगा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री हो या तुम्हारे प्रधानमंत्री अपने बाबूजी के घर से दिया पैसा? ये देश का खजाना है, राज का खजाना है। इस राज का खजाना पे हर एक नागरिक का हिस्सेदारी है साथियों, हर एक नागरिक का हिस्सेदारी है। और ये काम आप ही को करना पड़ेगा। आपको गांव गांव में जाकर यही बात को समझाना पड़ेगा कि हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल की आवश्यकता है, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। आपको गांव गांव में जाके समझाना पड़ेगा कि हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। आज गरीब पिछड़ा समाज से मैं आता हूं, मैं यहाँ पे पटना में बैठा हूं, 1 2 नहीं दर्जनों रोज फोन आता है कि किसी का तबीयत खराब है, किसी का बुखार है, कभी किसी का किडनी फेल हो गया, कभी ये बीमारी है, कभी वो बीमारी है। और पैसे के अभाव में 1 2 नहीं, रोज सैकड़ों हमारे परिवार के लोग दम तोड़ दे रहे हैं। अपने माँ के गोद में बच्चा दम तोड़ देता है, माँ बाप कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, वहां पे पैसा लगेगा, उनके पास पैसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे आपके पास ना पैरवी है, ना पहुंच है, ना ताकत है, आपका वहां पे नहीं होगा। वहां पे बेड खाली रहेगा लेकिन आपको एडमिट नहीं करेंगे।
तो ये व्यवस्था बिहार में बना हुआ, देश में बना हुआ है साथियों। आज आपके लोग दम तोड़ रहे हैं इलाज का अभाव में। ये कब पूरा होगा? जब विचारधारा के, आपके विचारधारा के लोग उस कुर्सी पर बैठेंगे, तब ये होगा। ऐसे लोग भी वहां पे पहुंचेंगे जो आपके विचारधारा को मानते हैं, लेकिन जब वो अपने ताकत से नहीं होंगे तो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। हम नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं कि पिछले 20 साल से वो बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी वो अपने वजूद में, अपने ताकत से रहे और आपके लिए हर संभव उन्होंने काम किया है। लेकिन आज वो परिस्थिति ऐसा बना है कि वो परिस्थिति का मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज वहां पर रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से भी कई बार हम आग्रह करते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, अपने आने वाला पीढ़ी को आशीर्वाद दीजिए, विरासत सौंपिए। आपका बताया हुआ रास्ते पे हम ही लोग चल सकते हैं, जिनके साथ है वो नहीं चल सकता। कभी हम नीतीश जी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, हमारे पूर्वज ने, उन्होंने बिहार को या देश को एक अलग सपना उन्होंने देखा कि समाज को हमको कैसे आगे लेके जाना है। और निश्चित तौर पे जो आज हम सपना देख रहे हैं वो हमारे जीते जिंदगी हम पूरा नहीं कर पाएंगे साथियों, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वो सपना को आप सबको पूरा करना पड़ेगा। आपको ऐसी मसाल को जलाना पड़ेगा जो मसाल सदियों तक जलता रहे और हर पीढ़ी आकर हम लोगों को याद करके आने वाला समय में काम करता रहे। हमें ऐसा मसाल बनाना है। तो इसलिए साथियों, हर समय में हर लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आज अगर हम कहीं पे अगर कीचड़ में फंसे हैं तो हम खुद के गलती के कारण फंसे हुए हैं साथियों। हम सभी को भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को, ईगो को छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को सिर्फ मैं अकेले मालिक बनूं, इसको सपना को छोड़ना पड़ेगा। अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़कर आगे बढ़ाने के लिए सपना जब तक देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग मानते हैं कि हम लोग दायरा तोड़ेंगे। आज बिहार में हमें आरक्षण के तहत 15% आरक्षण मिला है। सिर्फ हम आने वाला समय में सिर्फ 15% आरक्षण में नहीं रहने वाले। हम इस बिहार विधानसभा में आपने देखा होगा कि हमने घोषणा किया है कि हम 37% अगर अति पिछड़ा है तो 37% हमारे पार्टी में जितना टिकट होगा उनको हम देने का काम करेंगे। हमारे SC/ST जो आबादी है 15% तो आरक्षण के तहत है, लेकिन आज आपको हमको मालूम है 21 से 22% है। हम 21 से 22% टिकट कैसे दे सके उस पर हमें काम करना है। अब जरूरी नहीं कि जहां सुरक्षित सीट है वहीं से लड़ाना है। इस राज्य में बहुत ऐसे सीट है जहां जनरल है, लेकिन वहां पे हम अपने लोगों को चुनाव लड़ा कर जिता सकते हैं। तो हम ऐसे आने वाला समय में ऐसे जगह पे चुनाव लड़ा के जिताने का काम करेंगे। अभी मैं गया जिला में तरारी विधानसभा है, 1,25,000 हमारा SC/ST के भाई है, लेकिन वो जनरल है। हमारा बस चले तो वहां पे हम अपने SC/ST भाई को वहां पे चुनाव लड़ाकर वहां पे हम विधायक बनाना चाहेंगे। ऐसे बहुत ऐसे चीजें हैं। और पिछले लोकसभा में आपने देखा होगा, सुपौल जिला में हम लोगों ने जनरल सीट में हमने सुरक्षित समाज के भाई को हमने वहां पे चुनाव लड़ाने का काम किया है। और इस बार भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो हम लोगों के पास लड़ाई लड़ने का साधन, सिस्टम, सब चीज सीमित है। लेकिन आप जो लड़ाई हम लड़ सकते हैं वो हम तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ लड़ाई जो है आपको ही लड़ना पड़ेगा। अगर गांव की अगर लड़ाई की बात हो तो गांव में आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उसके दरवाजा पे जाके उनको समझाना पड़ेगा साथियों। आज ये समय आ चुका है। आज हमारे बेटा का जन्मदिन है, 12 साल का है। इस उम्र में बच्चे को ज्यादा इच्छा होता है कि जन्मदिन मनाए, और मेरे उम्र में तो हमें पता ही नहीं था कि जन्मदिन क्या होता है। 12 साल की उम्र में हम जब बॉम्बे में गए तब जाके जब 30+ किए तब बच्चे लोगों ने कहा कि जन्मदिन भी होता है, पापा जन्मदिन मनाइए। तो खैर अभी हमारा उम्र तो नहीं है जन्मदिन मनाने का, लेकिन बच्चे का होता है। लेकिन जैसे हमें आपका निमंत्रण मिला, हमें आज बॉम्बे जाना था, लेकिन हमने नहीं गए। हमें पता था कि पूरे बिहार से हमारे भाई आ रहे हैं, इस बीच में हमें काम करने की आवश्यकता है। बॉम्बे तो कल भी चले जाएंगे, परसों भी चले जाएंगे। बर्थडे तो जब आपके पास संसाधन है तभी हर रोज आप बर्थडे मना लीजिए। और संसाधन नहीं है तो गरीबी की जिंदगी में हर रोज आप तकलीफ में जिए। पंडित जी कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे बच्चा। तो हमको पता है कि हमारे बहुत जानने पहचानने वाले लोग मर के गए हैं। अभी तक किसी ने हमको टेलीफोन करके नहीं कहा कि हम स्वर्ग में पहुंचे कि नर्क में पहुंचे हैं। मेरा मानना है कि इस धरती पर ही स्वर्ग नर्क है।
आपके पास हर तरह का साधन है, सुविधा है, तो आप स्वर्ग में हैं। अगर साधन भी अगर व्यक्ति है तो आप मान लीजिए कि आप नर्क में है साथियों, आप नर्क में हैं। तो इसलिए आने वाला समय में आपको और हमको मजबूती से बहुत ऐसे चीजों पे काम करने की आवश्यकता है और खास करके जागरूक अपने भाई को करना है। और अभी मैं जो आज देख रहा हूँ कि बिहार का खजाना को लुटाया जा रहा है, सिर्फ सरकार कैसे आए और निश्चित तौर पे आने वाला समय में, और ये भरपाई आप ही को, आपके आने वाला पीढ़ी को करेंगे। भले आज 10,000 रुपया दे रहे हैं, वो 10,000 रुपया हमको पता चला कि ये पैसा में क्या होगा, तो पता चला कि भैया ये 10,000 रुपया आज उनके खाते में जाएंगे और निकालने के बाद इसमें सबसे पहले 1,500 रुपया बटेंगे। जो 10,000 रुपया दिलवाए हैं उनको पहले दिया जाएगा। कोई लोग 200-300 रुपया देकर किए हैं, अब बाकी कहे कि 10,000 का किस्त आएगा तो हम चुकाएंगे, तो 1,000, 1,500, 500, 800 उसमें से पहले वो कटेगा। उसके बाद पता चला कि बिहार में तरह तरह के कंपनी के द्वारा माइक्रो फाइनेंस किया गया है और उसके लेके हमारे बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, खासकर गरीब परिवार जो कर्जदार होंगे और उसके घर पे आके उनको रोज बेइज्जत कर रहे हैं, रोज उनको गाली दे रहे हैं, रोज उनको परेशान कर रहे हैं। हमको किसी ने कहा कि भैया अगर उसमें से पैसा पहले पहुंचेगा तो उसमें से 80%, 75%, 100%, 50% तो कम से कम उस माइक्रो फाइनेंस वाला कंपनी के लोग खड़ा होंगे, वो पैसा ले लेंगे। बाकी शेष कुछ बचा तो हमको लगता है शेष बचेंगे 1,500, 2,000, 3,000 रुपया। तो हमको लगता है 2 दिन 3 दिन तक या 4 दिन तक अपना जो भी है नवरात्रि खत्म होगा तो देसी मुर्गा हो या बकरा का घर में खाना बनेगा, तो ये होगा। लेकिन ये इसका लाइफ क्या रहा, तो इसलिए आने वाला समय में पटना में खजाना है, हर साल 3.5 लाख 3.25 लाख करोड़ रुपया का बजट बनता है और इस बजट में निश्चित तौर पे खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित भाई के लिए कुछ नहीं होता है। मैं सरकार का हिस्सा बना था 2020 में और जब 4 विधायक के सहयोग से हमने सरकार बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन हमने ईमानदारी से उनको भी मुख्यमंत्री हमने बनाया। और जब बैठक होता था कि बजट के लिए क्या करना है, तो हम मत्स्य एवं पशुपालन विभाग हमने लिया, क्योंकि हमको पता है कि पूरे बिहार के मछुआरा जो है इससे जुड़े हुए हैं। और हमको पता चला कि 200-300 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार में खर्च होता है। इस विभाग में कोई अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस विभाग से अधिकारी भी डरते हैं, लोग भी डरते हैं और बड़े अच्छे से अच्छे मंत्री भी इस विभाग में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये विभाग में पहले किसी काल में इसमें कभी घोटाला हुआ करता था। तो इसके लेके उस विभाग में कुछ नहीं होता था। जब मैं आया तो उसी विभाग में हम बोले कि पैसे का कोई कमी नहीं, हर योजना को चालू करो। और फिर सारा योजना बंद था। हमने हजारों करोड़ रुपया उस विभाग में डालकर हमने हर एक योजना को चालू किया। हमारे SC ST भाई के लिए योजना था, बकरी पालन, शुगर पालन, तमाम ऐसे योजना था। 90% तक अनुदान था, वो बंद हो चुका था और भी कई सालों से हमने योजना का चालू कराने का काम किया। हमने मछुआरा के लिए योजना चालू किया, बहुत ऐसे चीज हो रहा था, उसके लिए हमने काम किया। यूनिवर्सिटी हमने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का यूनिवर्सिटी हमें बनाने का मौका मिला। 1100 करोड़ का हमने टेंडर दिया। सरकार का पहली बार ऐसा होता है कि उसका कानून बनाना होता है। जब हमारे पास फाइल आया, एक ही विभाग में डायरेक्टर लेवल का पदाधिकारी बनाना था, लेकिन हर जगह सिंगल उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव लाया कि हर जगह इतना हमें 23 पदाधिकारी को चाहिए। और जब हमें जानकारी मिला कि 23 एक जगह हम कर सकते हैं और हमने फाइल को लौटाया, हमने कहा जब एक ही एजुकेशन से सब पद होना है तो 23 एक जगह लिखिए, तब हम साइन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है सिंगल पद पे आरक्षण रोस्टर काम नहीं आता। तो उसने क्या क्या चालाकी से सारे पद को सिंगल उन्होंने कर दिया। और जब हमने 3 महीना तक फाइल को दबा के रखा, वापस किया, तब तो अधिकारी ने उनको एक साथ में 23 पद करके लाया और फिर हमने साइन किया। उसके बाद वहाँ पे जो भी वैकेंसी निकलेंगे उसमें हमारे SC ST OBC सभी भाई को वहाँ पे अधिकार मिलेगा। आपके हर तरह से आपको रोकने का काम करता है साथियों। जब तक आप सत्ता पावर में नहीं रहेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा साथियों। आज यूपी में देखिए, हमने पहले कहा कि किस तरीके से वहां पे आप जाति सम्मेलन नहीं कर सकते, जाति बात नहीं कर सकते, करेंगे तो आपके ऊपर केस होगा। अब बताइए, अगर ऐसा अगर बिहार जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में होगा, दूसरे राज्य में होगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप लड़ाई लड़कर अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो इसलिए साथियों, हम लोगों को उसकी लड़ाई आने वाला समय में लड़ना है और बिहार में सरकार बने। और ये सरकार आपको पता ही है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार से ये सरकार बनना है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किया है वो इससे पहले कभी किसी ने, बाबा साहब के बाद अगर किसी ने काम किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया कि जिसको जमीन पर बैठने के लिए नहीं मिलता था उनको कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। तो हम लोग अगर आने वाले समय में सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग वही काम करेंगे जो आदरणीय लालू प्रसाद जी का सपना संकल्प है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना संकल्प है, उसी रास्ता पे हम लोग आने वाला समय में काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।